नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबका रिवीजन आज आपको करने को मिलेगा और एक अच्छे तरीके से आप पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। आज आपकी पहला पार्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। इसमें आप 5 चीज़ें पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत पढ़ेंगे और फिर प्रस्तावना को देखेंगे, फिर संघ राज क्षेत्र को देखेंगे और फिर नागरिकता को देखेंगे और फिर मूल अधिकार को देखेंगे। तो महामैराथन क्लास में आज आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा पूरी पॉलिटी का, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने वाले हो या यूपी पेट का पेपर देने वाले हो या यूपी पुलिस का पेपर देने वाले हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज आप कवर कर रहे होंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट ये सर्च कर सकते हैं क्विक रिवीजन क्लासेस, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज आपका टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो संक्षिप्त में टू द पॉइंट होते हुए जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं उन चीजों को पढ़ेंगे और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरे टॉपिक का। आप एक पूरे अच्छे तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें संविधान की आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। संविधान सभा चुनाव संविधान सभा का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्लियर है आपको? ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इन दोनों का उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। कब चुने गए? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में। जैसे आज के समय में जब संसद नई बनती है तो पहला बैठक होती है, उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। जो सबसे वरिष्ठ होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और फिर वो सभी को शपथ दिलाता है। उसके बाद एक स्थायी अध्यक्ष, एक स्थायी स्पीकर चुना जाता है। क्लियर है आपको? तो वैसे ही पहले भी एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हें चुन लिया गया। क्लियर है आपको? 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अगली बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। तो यह तारीख आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में यह तारीख भी पूछी गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। क्लियर है आपको? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो आपका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्लियर है आपको?
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने जब इस पर हस्ताक्षर किए संविधान पर, तो उसे पारित मान लिया गया, उसे अंगीकार कर लिया गया। क्लियर है आपको? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्लियर है आपको? तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्लियर है आपको? तो टेलीग्राम पर आप क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग थे। ठीक है? जब संविधान बना था तब कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। क्लियर है आपको? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। पहले कितने थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। आप घबराइए नहीं, बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्लियर है आपको? आपको बस रिवीजन करना है, एक बार सुनते जाना है। सुनते जाएंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के स्रोत, तो कौन कौन से देशों से संविधान का कौन कौन सा हिस्सा लिया गया है उस चीज को अब हम पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले ब्रिटेन को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर राज किया था, उसने तो काफी कुछ दिया। तो संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनी व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है वहां से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये कहां से लिया गया है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है आपको? तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कनाडा से क्या लेके लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान भी लिए गए हैं। क्लियर है आपको? तो ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर है आपको? आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इतना आप याद रखिएगा, प्रस्तावना ली गई है यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है आपका गणतंत्र। क्लियर है आपको? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्लियर है आपको? रूस से क्या लिया गया है? मूल जो कर्तव्य है उनका प्रावधान रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और यहां से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है हुआ दिखता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्लियर है आपको? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे।
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। तो जो उद्देशिका का प्रस्ताव था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो संविधान सभा में नेहरू के द्वारा रखा गया और उसमें जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। क्लियर है आपको? तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित, तो संविधान जो प्रस्तावना थी वो 1976 में संशोधित हुई थी, वो 42वां संविधान संशोधन था। क्लियर है आपको? तो ये उद्देश्य का निम्न प्रकार है, ये क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। क्लियर है आपको? आपका जो अंगीकृत किया गया था संविधान वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये तो आपको पता ही होगा। और सदस्य कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी थे, जिन्हें के एम मुंशी भी कहते हैं, के एम मुंशी भी कहते हैं। क्लियर है आपको? एन गोपालास्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, और एन माधवराव थे जो बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त हुए। डीपी खेतान थे, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रारूप समिति के आप अध्यक्ष भी याद कर लिएगा तो यह काफी अच्छा हो जाएगा। और आपको इसमें दो चीजें और याद रखनी है कि एन माधवराव ये बीएल मित्रा के स्थान पर नियुक्त हुए थे, और डीपी खेतान ये 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद टीटी कृष्णाचारी को इनका सदस्य बनाया गया था। क्लियर है आपको? अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों के बारे में समझ लेते हैं। क्लियर है आपको? तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघ शक्ति, यहां पर संघ होगा, ठीक है, संघ इधर आएगा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर है आपको? तो संघ समिति के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद रखिएगा। और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अक्सर यहां से एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या हैं, अब उसको समझ लेते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों 8 का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। क्लियर है आपको? तो द्वितीय अनुसूची क्या है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। क्लियर है आपको? तृतीय अनुसूची क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम में क्या है? इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं। क्लियर है आपको? द्वितीय अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। क्लियर है आपको? तृतीय अनुसूची में शपथ है, ठीक है, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है। तो पहले में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में वेतन और भत्ते हैं, तीसरी में शपथ और
क्लियर है आपको, शपथ है। और चौथी में है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो चौथी में क्या है, राज्यसभा सीटें हैं। क्लियर है आपको। और पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसे एटीएम स्क्वायर भी कहते हैं। ए से असम और टी से त्रिपुरा और एम स्क्वायर मिजोरम और मेघालय। क्लियर है आपको। सातवीं अनुसूची में क्या है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसमें क्या, इसमें इतना समझ लीजिए कि सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरी है समवर्ती सूची। क्लियर है आपको। संघ सूची पे वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची वाले विषयों पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची वाले विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन माना केंद्र सरकार का कानून जाएगा। क्लियर है आपको। अगर राज्य सरकार ने भी कानून बना रखा है और केंद्र सरकार ने भी कानून बना रखा है तो समवर्ती सूची वाले विषय पे केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। क्लियर है आपको। अगला है आपका आठवीं अनुसूची। तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। क्लियर है आपको। तो आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल रूप से इसमें सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची के बारे में। तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को विधियों का उल्लेख किया गया। तो क्लियर है आपको। जो पहली अनुसूची है, जो पहला संविधान संशोधन है, वो नौवीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था 1951 में। क्लियर है आपको। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही नौवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो इसमें जो क्या होता था कि पहले संपत्ति का अधिकार था, तो वो लोग चले जाते थे कोर्ट और अपनी संपत्ति वापस ले लेते थे। तो इस चीज से बचने के लिए उस टाइम नेहरू ने क्या किया कि एक नौवीं अनुसूची जोड़ दी और उसमें लिख दिया कि इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। क्लियर है आपको। तो नौवीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई थी। अगली अनुसूची है आपकी 10वीं अनुसूची। तो ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी 10वीं अनुसूची की, कि 1985 के आसपास क्या हुआ कि राजीव गांधी की सरकार थी और उन पर बहुत ही ज्यादा उन्हें डर था कि कहीं उनकी नेता दल ना बदल लें। और उस समय ऐसा माहौल था कि एक एक नेता, एक एक सांसद, एक एक विधायक सुबह किसी और पार्टी में होता था, शाम को किसी और पार्टी में होता था, अगले दिन किसी और पार्टी में पहुंच जाता था। तो ये जो अंधाधुंध पैसे के लालच में लोग पार्टी बदल रहे थे, तो उसको बदलने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब कम से कम 3/4 होने चाहिए, 1/3 होना चाहिए आपको दल छोड़ने के लिए। क्लियर है आपको। आपकी है 11वीं अनुसूची अगली। तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो 11वीं अनुसूची के द्वारा क्या जोड़ा गया, पंचायती राज संस्थाएं जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 को। इसमें कुल विषय कितने हैं, 29 हैं। 12वीं अनुसूची की अब बात कर लेते हैं। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र में की स्थानीय सुशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं संघ राज क्षेत्र की। तो संविधान का भाग 1 प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 और संघ इसके क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्य क्षेत्रों राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। क्लियर है आपको। तो ये इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्य क्षेत्रों से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। यह भी एक अच्छा टॉपिक है, यहां से भी अक्सर प्रश्न बनता है और परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित
भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम 1953 में राज्य बना था, वो आंध्र प्रदेश था। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। क्लियर है आपको? एक एक चीज बस पढ़ते रहिए, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप आज की क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे और यहां से बनने वाले सारे प्रश्न आपके सही होंगे। टू द पॉइंट हर एक चीज लिखी गई है और जितनी भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उन सबको आज की क्लास में सम्मिलित किया गया है। और बाद में फजल अली आयोग बना जो 1956 के द्वारा, ठीक है, तो सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। क्लियर है आपको? 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात दो राज्यों की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो 18 दिसंबर 1961 तक गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का था। लेकिन उनसे मुक्त करा लिया भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं भारतीय संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड है तथा बिहार से अलग करके झारखंड नाम जैसे राज्य बना दिए गए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं नागरिकता की। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यहां से अक्सर आपसे एक ही अनुच्छेद पूछा जाता है, वो अनुच्छेद 11 है। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है कि आपके पास एक ही नागरिकता हो सकती है, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। क्लियर है आपको? अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है आपको? जन्म से 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। निम्न जो ये 4 तरीके दिए हैं, इनके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो वंश परंपरा द्वारा कि आप किसी के बेटे हैं जो भारत का पहले से ही नागरिक है, फिर पंजीकरण के द्वारा, फिर देशीकरण के द्वारा और फिर आपका किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में सम्मिलन करने पर। क्लियर है आपको? तो किसी विदेशी क्षेत्र को जो अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा, तो उसके द्वारा भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा ये आप समझ लीजिए। तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने पर या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर या सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर। तो इन तीन के द्वारा भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए, ठीक है, तो नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद बना सकती है। अनुच्छेद 11 का बस इतना ही तात्पर्य है, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है आपको? तो नागरिकता पर जुड़े जो कानून है वो सिर्फ संसद बना सकती है और इसका विवरण अनुच्छेद 11 में दिया गया है भारतीय संविधान के। क्लियर है आपको? आपका अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार और इसे अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। यहां से अक्सर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। अभी हम एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का लिहाज किए बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में
कांग्रेस से घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्लियर है आपको? तो 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ने कांग्रेस से घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। क्लियर है आपको? अब संविधान का भाग 3 बात करते हैं। तो जो मूल अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। संविधान का भाग मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है तथा भारतीय नागरिकों को अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। यानी कि अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्लियर है आपको? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। क्लियर है आपको? तथा भारतीय नागरिकों का अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। क्लियर है आपको? यह अधिकार न्याय संगत है और आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू भी किया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो आप इनके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं कि आपका अगर किसी मूल अधिकार का हनन हो तो इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। मूलतः मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये एक वैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 301 का में दिया गया, 300 का में दिया गया है। क्लियर है आपको? भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार हैं। अब इसमें क्या-क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई है। ठीक है? अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? कानून के समक्ष समानता की बात करता है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध किया गया है। क्लियर है आपको? तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15 में किया गया है। सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों के अवसरों पर समानता, यह अनुच्छेद 16 में है, लेकिन अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जोड़कर आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्लियर है आपको? अस्पृश्यता का उन्मूलन उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है आपका सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। क्लियर है आपको? तो सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें आपको वाक स्वतंत्रता मिलती है। आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता का शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, सगम का, संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण यानी कि फ्री मूवमेंट का और उसके किसी भाग में निवास करके और बस जाने का स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है आपको? अब अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, वो अनुच्छेद 20 में है। क्लियर है आपको? और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है आपको? जीवन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। प्राइवेसी का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 22 में है। क्लियर है आपको? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अगला है आपका जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। और अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध है। क्लियर है आपको? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध है। तो यह अनुच्छेद 24 में है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहां से भी अक्सर प्रश्न बनता है, तो इन्हें भी ध्यान से देखिएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता
और धर्म को प्रदर्शित करने, आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत मिलता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत क्या मिलता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलती है, धर्म को प्रदर्शित करने और आचरण करने का और उसका प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किससे मिलती है? अनुच्छेद 26 से मिलती है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने या ना देने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो चंदा दे सकते हैं, ना चाहें तो बिल्कुल ना दें। आप पर कोई कंपल्सरी नहीं है कि देना ही है या नहीं देना है। क्लियर है आपको? शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति है। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा अनुच्छेद 29 में है और संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध है। क्लियर है आपको? अगला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे तो संविधान की आत्मा भी कहा है। इसके द्वारा आप अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके किसी परिवार के सदस्य के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान किया गया है जो निम्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। आप इंग्लिश भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार इंग्लिश भी पूछ ली जाती है या इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस में क्या किया जाता है? अगर जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं परमादेश की यानी कि मैंडमस की। तो इंग्लिश जरूर याद रखिएगा। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। क्लियर है आपको? कि कोई अधिकारी है को अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो कोर्ट क्या कहता है? उसे परमादेश देता है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिटेशन, यह निचली अदालत के ऐसे कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्लियर है आपको? प्रतिषेध यानी कि तुम्हें क्या अधिकार है। प्रोहिबिटेशन, तो ये निचली अदालत को, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ये निचली अदालत को रोकेगा कि तुम ये तुम्हारे क्षेत्र में आता नहीं, तुम इस पर बहस क्यों कर रहे हो। क्लियर है आपको? अगली है आपका अधिकार परीक्षा। तो क्यों वारंटो, यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या अधिकार है यहां पर लागू होगा कि अधिकार परीक्षा यानी क्यों वारंटो। तो एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो जन कार्यालय में काम करने लगा है लेकिन वहां पर उसके लिए अधिकार नहीं बचे हैं, तो अधिकार परीक्षा इसके लिए जारी की जाती है। अगली है आपका उत्प्रेषण यानी कि कटियोररी रिट। तो ये सभी तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है और ये कार्य संपादित होने के बाद ही जारी किया जाता है। क्लियर है आपको? तो उत्प्रेषण हो गई, अधिकार परीक्षा हो गई, प्रतिषेध हो गई, परमादेश हो गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई। तो ये सारी रिटें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा और एक एक रिट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है। क्लियर है आपको? तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा और आप समझ के रखिएगा। यहां पर एक चीज और आप समझिएगा कि अगर आपसे परीक्षा में केवल पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब वहां पर आप प्रस्तावना सही करेंगे। क्लियर है आपको? अगर प्रस्तावना ऑप्शन में दी गई है
अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को। क्लियर है आपको? अब मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, उनको देख लेते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस 1952 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्लियर है आपको? फिर गोलकनाथ केस 1969 के तहत उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है आपको? फिर केशवानंद भारती केस 1973 में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हालांकि मूल ढांचे की शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। क्लियर है आपको? तो केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल अधिकार ऐसे होने चाहिए कि जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। क्लियर है आपको? तो ये रहा आज का आपका पूरा टॉपिक, जिसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत संविधान के स्रोत को पढ़ा, संविधान के निर्माण को पढ़ा, प्रस्तावना को पढ़ा और संघ राज्य क्षेत्र को पढ़ा, नागरिकता को पढ़ा और मूल अधिकार को पढ़ा। तो एक-एक चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस लगातार पढ़ते रहिए। कल आपको अगला टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा और इसी तरीके से अगले 3 दिनों में आपकी 4 दिनों में पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या यूपी पेट का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का वीडियो आपका कैसा लगा? क्या आप आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आप और भी टॉपिक कोई का वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको निश्चित रूप से वीडियो उस टॉपिक का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।